दोस्तों नमस्कार, मैं शुभम यादव आज की कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद शायद आपकी आंखें भर आएंगी, क्योंकि ऐसी दोस्ती की मिसाल आज के ज़माने में बहुत ही कम देखने को और सुनने को मिलती है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। दोस्तों, सूरत के अंदर एक करोड़पति व्यक्ति रहा करता है जिसका नाम राजेश है। और राजेश जो कि कई कंपनियों का मालिक है और उन्होंने अपनी सारी कंपनियों पर मैनेजर रखा हुआ है। जो मैनेजर पूरा लेखा जोखा उसे घर पर ही दिया करते हैं, यानी कि रुपए पैसों की उसके पास कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छी तरह से उसका समय व्यतीत हो रहा है। वह घर पर अपने परिवार के साथ रहा करता है और उसका एक लड़का है जिसकी उम्र लगभग 16 साल के आसपास है। एक दिन सुबह सुबह वह अपने घर के गार्डन में बैठकर अखबार पढ़ रहा था और साथ में चाय की चुस्कियाँ ले रहा था। तभी अचानक से उसके बेटे का एक दोस्त उससे मिलने के लिए आता है। राजेश बैठा बैठा अपने बेटे और उसके दोस्त को देख रहा था और देखने के बाद उसे अपने एक दोस्त की याद आ जाती है। उसके बाद जो राजेश होता है वह अपने दोस्त से मिलने का फैसला करता है और घर के अंदर जाकर अपनी पत्नी से सामान पैक करने के लिए कहने लगता है और कहता है कि हमें अपने दोस्त से मिलने के लिए जाना है। तो उसकी पत्नी उससे पूछने लगती है कि कौन सा दोस्त है और किससे तुम मिलने जा रहे हो। तो वह कहता है कि मैं अपने दोस्त मोहनलाल से मिलने के लिए जा रहा हूँ। इस नाम को सुनते ही उसकी पत्नी एकदम से इस बात के लिए तैयार हो जाती है और कहने लगती है कि ठीक है, मैं सामान पैक कर लेती हूँ और हम दोनों चलेंगे उनसे मिलने के लिए। पत्नी सामान पैक करने लगती है, लेकिन तभी जो राजेश होता है वह बाहर आता है और बाहर आकर अपने बेटे को भी तैयार होने के लिए कहने लगता है। अब बेटा पूछता है कि पिताजी हम कहाँ जा रहे हैं। तो वह कहता है कि बेटा एक खास आदमी है और उससे तुम्हें मिलना है। इस बात को सुनकर बेटा कहने लगता है कि पिताजी आप चले जाइए, लेकिन पिता कहता है कि नहीं बेटा, तुम्हारा उससे मिलना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद बेटा भी अपने पिता के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है और सभी लोग तैयार होकर वहाँ से निकलने लगते हैं। धीरे धीरे सफ़र तय होता है और सफ़र तय करने के बाद वह लोग सीधा बिहार पहुंच जाते हैं। अब बिहार आने के बाद जो राजेश नाम का व्यक्ति होता है वह वहीं के एक नज़दीकी बैंक में जाता है और बैंक में लगभग 10 से 12 लाख रुपए निकाल लेता है और फिर गाड़ी में बैठने के बाद इस सफ़र को दोबारा से तय करने लगता है। अब जैसे ही बेटा देखता है कि पिता ने ढेर सारे पैसे निकाले हैं तो वह उनसे पूछता है कि पिताजी आपने इतने सारे पैसे क्यों निकाले हैं। इस बात को सुनकर पिता मुस्कुराने लगता है और कहने लगता है कि बेटा, इन पैसों की ज़रूरत है, किसी का मुझ पर कर्ज है और उस कर्ज को मुझे चुकाना है। अब यह बात बेटे को बिल्कुल भी हजम नहीं होती, क्योंकि उसके पिता काफ़ी पैसे वाले थे तो उनके ऊपर किसी का कर्ज होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। तो यह कहने लगता है कि पिताजी आप क्यों मेरी टांग खींच रहे हो, आपके ऊपर भला किसका कर्ज है। तो वह कहने लगता है कि ठीक है बेटा, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। उस कहानी को सुनने के बाद बताना कि मुझ पे कर्ज है या नहीं है। तो बेटा भी इस कहानी को सुनने के लिए उत्सुक हो जाता है और माँ इस बात को देखकर समझ गई थी कि अब उसका पति उसके बेटे को कौन सी कहानी सुनाना चाहता है। तो इसी वजह से गाड़ी में बैठी बैठी वह मुस्कुरा रही थी और पिता अपने बेटे को कहानी सुनाने लगता है। वह कहता है कि बेटा, समय था 1990 का और 1990 के दशक में हम लोग बिहार के अंदर रहा करते थे और मेरी शादी होने वाली थी। लेकिन मेरा एक दोस्त था जिसका नाम था मोहनलाल। मोहनलाल की पहली शादी हो चुकी थी और उसके 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। लड़का बड़ा था और लड़की छोटी थी। वैसे तो मेरा नाम राजेश है, लेकिन मेरे दोस्त मोहनलाल और उसकी पत्नी मुझे प्यार से नन्हे नन्हे कहा करते थे और मुझे छोटी भाई की तरह प्यार दिया करते थे। सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था। मैंने पढ़ाई लिखाई कर ली थी और मैं किसी रोज़गार को ढूंढ रहा था कि मुझे कोई अच्छा सा रोज़गार मिल जाए जिससे मैं अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से व्यतीत कर सकूं। उसी दौरान हमारे अड़ोस पड़ोस वाले मेरी शादी की चिंता करने लगते हैं, क्योंकि मेरे माता पिता तो मुझे बचपन में ही छोड़कर चल गए थे और उसके बाद से मैं इधर उधर पड़ोसियों के यहाँ पर टाइम बिताया करता था। लेकिन सबसे ज़्यादा मैं मोहनलाल के यहाँ पर टाइम बिताया करता था। वह मेरा अच्छे से ख्याल रखा करता था और बड़े भाई की तरह मुझे हर बात को समझाया करता था। अब जब अड़ोस पड़ोस वाले शादी के लिए कहते हैं तो मैं भी अपनी शादी कर लेता हूँ।
लेकिन शादी के बाद मुसीबतें आनी स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि शादी के बाद अब मैं अकेला तो रह नहीं गया था, मुझे घर बसाना था और घर के अंदर घर को चलाने के लिए पैसे चाहिए और मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। मैं इन्हीं सब बातों से बहुत ज़्यादा परेशान रहा करता था और जब भी मैं मोहनलाल से इन बातों को किया करता तो वह कुछ ना कुछ सहारा मुझे दे दिया करता और कहा करता कि तू क्यों चिंता करता है, मैं हूं ना तेरे साथ। इस सभी बातों से मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था और अब मुझे कुछ बड़ा करना था, इसलिए मैं सोचता हूं कि मैं कहीं बाहर चला जाऊं और वहां पर रहकर मेहनत मजदूरी करके अपना भरण पोषण करूं। बाहर जाना था, लेकिन बाहर जाने के लिए भी पैसे लगते हैं और मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। इसके बाद लगभग 1992 में मैं अपने दोस्त मोहनलाल के पास जाता हूं और वहां उनकी पत्नी शारदा भी बैठी हुई थी और हम दोनों पति पत्नी उनसे बातें करने लगते हैं। बातों ही बातों में उनसे बता देता हूं कि मुझे बाहर जाना है और बाहर जाने के लिए मुझे कुछ पैसों का इंतज़ाम करना है। मैं उनसे कहता हूं कि यार ऐसा कर, मेरी ज़मीन को बेच दे और उससे मुझे जो भी पैसे मिलेंगे उन पैसों से मैं अपना रोज़गार चला लूँगा। लेकिन तभी मोहनलाल और उसकी पत्नी कहने लगते हैं कि अरे ऐसी कौन सी बात आ गई जो तू ज़मीन बेचने की बात कर रहा है, और वैसे भी उस टाइम पर ज़मीनों का भाव इतना नहीं था और ज़मीन को भी लेने के लिए कोई राज़ी नहीं था। तो इसी वजह से वह लोग कहने लगते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें कितने पैसे चाहिए तो मैं उन्हें बताता हूँ कि लगभग 10,000 रुपये का इंतज़ाम हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, उन पैसों से मैं अपना रोज़गार चला सकता हूँ। इसके बाद उसके पत्नी के कुछ जेवर उसके पास रखे हुए थे, उन जेवर को लेकर एक सुनार के पास जाता है और वहाँ पर 10,000 में उन जेवर को गिरवी रख देता है और जो पैसे उन्हें मिलते हैं उन पैसों को लाकर मेरे हाथ में थमा देता है। अब मैं जैसे ही अपने हाथ में पैसे देखता हूँ तो अपने दोस्त से पूछने लगता हूँ कि कहाँ से लेकर आए हो, तो वह बता देता है कि इसी तरह से तुम्हारी भाभी के जेवर मैंने गिरवी रख दिए थे, बाद में मैं पैसे कमाकर उन्हें छुड़ा लूँगा, तुम कोई भी चिंता मत करो और अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से व्यतीत करो। या तुम्हारे पास जो पैसे हैं और इन पैसों को तुम्हें कभी भी देने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और इतना हक तो मेरा बनता ही है। ऐसा कहकर उसने मुझे पैसे दे दिए और पैसे देकर वहाँ से जाने के लिए कह दिया। उसके बाद मैं अपनी पत्नी को लेकर वहाँ से सीधा सूरत आ जाता हूँ और सूरत में आकर छोटा मोटा काम करने लगता हूँ। उस काम को मैं दिन रात मेहनत करता हूँ। मेहनत करने के बाद मेरा जो काम है वह अच्छी तरीके से चलने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ मेरी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां बन जाती हैं, जिन कंपनियों को आजकल तुम देखा करते हो, और मैं ढेर सारी तरक्की करने लगता हूं। लेकिन इन तरक्की के दौरान मैं अपने दोस्त को बिल्कुल ही भूल गया कि इस काम को चालू करने के लिए उसने मुझे पैसे दिए थे। अब जैसे ही उस दिन मैं बाहर बैठा चाय पी रहा था और तुम्हारा दोस्त तुमसे मिलने के लिए आया था, तो एकदम से मुझे तुम्हारे दोस्त को देखकर मुझे अपनी दोस्त की याद आ गई और उसके बाद मैंने फैसला किया उससे मिलने का। तो यह जो पैसे मैंने निकाले हैं, यह पैसे उसी के 10,000 के बदले निकला हुआ है। इन पैसों को उन्हें दूंगा और कहूँगा कि यह तेरे पैसे हैं जो तूने मुझे दिए थे। इस बात को सुनकर बेटा एकदम से एक्साइटेड हो जाता है और कहने लगता है कि पिताजी, आपने इस बात के बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो पिता कहने लगता है कि बेटा, तुम्हें कैसे बताते, हम इन बातों को तो पूरी तरीके से भूल चुके थे, क्योंकि फ़िलहाल अब तक इन बातों को 20 साल हो चुके थे। 1992 में राजेश बिहार छोड़कर सूरत गया था, लेकिन फ़िलहाल समय था 2012 का और पिता कहता है कि ना ही कोई हमारा संबंधी इस गांव के अंदर रहता है जिसकी वजह से हमें उस गांव की याद आती रहे। तो इस बात को सुनकर जो बेटा होता है वह भी उस मोहनलाल जी से मिलने के लिए एक्साइटेड हो जाता है और वह देखना चाहता है अपने पिता के उस दोस्त को, जिस दोस्त की वजह से आज वह लोग इतनी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। दोस्तों, आगे इस कहानी में क्या हुआ था हम आपको नेक्स्ट पार्ट में कल बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।